ठंडी और शांत रात थी। आइरिस अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी सोच कहीं दूर जंगलों और पहाड़ों में भटक रही थी। पास ही उसका पति गहरी नींद में सो रहा था। सुबह होते ही आइरिस चुपचाप उठी। बिना कुछ कहे उसने खुद को तैयार किया, फोन जानबूझकर घर पर छोड़ा और कार लेकर निकल पड़ी। आइरिस उसी जंगल में पहुंची जो कभी उसकी यादों का हिस्सा था। कार को सड़क किनारे रोककर वो पैदल अंदर की ओर बढ़ी। चलते चलते वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची, जहां एक पुराने पेड़ के नीचे उसके बेटे मेटियो का मेमोरियल था। मेटियो की तस्वीर देखते ही आइरिस का दिल टूट गया। उसकी याद में उसने वहां एक छोटी सी नाव रखी और पहाड़ के किनारे खड़े होकर वो दूर खाली आसमान को देखते रहे। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने जीवन को खत्म करने का सोच रही थी। तभी रिचर्ड नाम का एक आदमी वहां आता है और आइरिस को अपना परिचय देते हुए कहता है, आज का मौसम कितना अच्छा है। लेकिन आइरिस चुप रहती है। फिर रिचर्ड कहता है, पीछे मैंने एक मेमोरियल देखा, क्या वो आपके बेटे का है? आइरिस सख्त लहजे में जवाब देती है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रिचर्ड आइरिस का दर्द समझ जाता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मेरी गर्लफ्रेंड क्लोई के साथ एक दिन हम कार में घूमने निकले थे। हम दोनों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई थी और उसी दौरान मेरी नजरें सड़क से हटी और कार का एक्सीडेंट हो गया। क्लोई इस हादसे में मारी गई और मैं 2 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा। आइरिस ने सॉरी कहकर अपना नाम बताया और धीरे धीरे अपनी बात साझा की। मेरा बेटा मेटियो मार्शमेलोस भूनने के लिए डंडियां ढूंढ रहा था, तभी वो इस पहाड़ से गिर गया। ये कहते ही उसकी आंखें नम हो गई। रिचर्ड कहता है, किसी को खो देना बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन इससे उम्मीद खत्म नहीं करनी चाहिए। आइरिस उसकी बातों से थोड़ा हिम्मत पाती है और अपनी मौत का इरादा छोड़ देती है। दोनों धीरे धीरे अपनी कारों की तरफ बढ़ने लगे। आइरिस ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड की कार इतनी करीब थी कि दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुल पा रहा था। तभी रिचर्ड ने अपने कार से छाता निकाला। आइरिस ने उसे अजीब निगाहों से देखा। इस मौसम में छाता? उसने पूछा। रिचर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसने उस छाते को आइरिस की ओर बढ़ाया और एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आइरिस को जब होश आया तो उसने खुद को कार की पिछली सीट पर बंधा हुआ पाया। उसके हाथ पैर जीप वायर से जकड़े थे। वो मदद के लिए अपनी स्मार्ट वॉच का सहारा लेने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड ठंडे अंदाज में बोला, यहाँ कोई वाईफाई नहीं है, तुम्हारे फोन के बिना ये वॉच बेकार है। साथ ही उसने आइरिस को उसके बेटे की नाव दी, जो उसके बेटे के मेमोरियल से उठा ले आया था। आइरिस ने चुपचाप अपने पॉकेट से एक छोटा चाकू निकाला, जिसे वो घर से निकलते समय अपने साथ ले आए थे। वो चाकू से जीप वायर काटने लगी और ध्यान भटकाने के लिए उसने रिचर्ड से क्लोई के बारे में पूछा। रिचर्ड बोला, मुझे पता है तुम मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन याद रखना तुम पहली लड़की नहीं हो। उसकी बातों से आइरिस समझ जाती है कि वो पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। फिर रिचर्ड गंभीर होकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम साफ साफ बात करें। आइरिस कहती है, जैसे ऊपर तुमने की। रिचर्ड जवाब देता है, जो कुछ भी मैंने बताया वो सच था। फिर आइरिस उससे पूछती है, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? रिचर्ड ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, जंगल में मेरी एक जगह है, वहां पहुंचकर मैं तुम्हें प्यार करूंगा। आइरिस ने धीरे धीरे अपनी वायर काट ली थी और फिर रिचर्ड पर हमला कर दिया, जिससे रिचर्ड कार से नियंत्रण खो देता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। आइरिस फौरन कार से बाहर कूद पड़ी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, उसने अपने पैर की वायर भी काट दी, जिससे वो पूरी तरह से आजाद हो गई। आइरिस ने तुरंत नाव उठाई और उसे अपने जेब में रख लिया। रिचर्ड भी कार से बाहर निकल चुका था। दोनों अब आमने सामने खड़े थे। रिचर्ड कहता है, मैंने तुम्हें खास दवाई दी है, जिससे तुम्हारी बॉडी अब 20 मिनट में काम करना बंद कर देगी। आइरिस घबराई और जंगल की ओर भागने लगी। धीरे धीरे उसकी उंगलियां सून पड़ने लगती है, फिर उसके पैर। वो रेंगते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे छुप जाती है। रिचर्ड उसे ढूंढता हुआ पास आ रहा था। आइरिस ने खुद को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ चींटियां उसके चेहरे पर चढ़ने लगी। वो दर्द और डर से कांप रही थी, लेकिन हिल भी नहीं रही थी। अचानक एक चींटी उसकी नाक के अंदर घुस गई। दर्द और घबराहट से आइरिस के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। रिचर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस रेंगते हुए खुद को पानी के तेज बहाव में कुदाकर बचा लेती है। पानी में बहते हुए वो किसी तरह किनारे पर पहुंचती है और धीरे धीरे किनारे से थोड़ा ऊपर चढ़ती है। वहां एक बूढ़ा आदमी विलियम, जो घास की कटाई कर रहा था, उसने आइरिस को देखा। उसकी हालत देखकर विलियम ने सवाल किया और आइरिस ने सिर्फ अपनी आंखें झपका कर जवाब दिया,
विलियम समझ गया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो आयरिस को अपने ट्रॉली में बिठाकर अपने घर ले आता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आयरिस ने घबराकर इशारे में दरवाजा ना खोलने को कहा। तब विलियम ने उसे सोफे के नीचे छुपाया और दरवाजा खोला। सामने रिचर्ड खड़ा था, जो बताने लगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी पत्नी लापता है। उसने पूछा, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? विलियम ने उसे बाहर ही रुकने को कहा और मदद बुलाने का वादा किया। जैसे वो फोन उठाने गया, उसने देखा कि रिचर्ड बिना अनुमति के अंदर आ चुका था और घर का कोना कोना देख रहा था। विलियम ने उसे सख्ती से बाहर जाने को कहा, लेकिन रिचर्ड ने रोते हुए कहा, मेरी पत्नी मानसिक रूप से परेशान है और कभी कभी उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो हिल भी नहीं पाती। साथ ही वो विलियम से फोन मांगता है और बताता है उसका फोन खो गया है। विलियम को लगता है वो सच बोल रहा है और वो कह रहा है, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। लेकिन तभी रिचर्ड का फोन बज उठा। विलियम ने चौंक कर पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फोन खो गया है। रिचर्ड का झूठ पकड़ा गया। उसने गुस्से में पूछा, वो कहाँ है? विलियम ने चालाकी से कहा, वो बाहर सेल में है। लेकिन जैसे ही रिचर्ड आगे बढ़ा, उसने रिचर्ड को किताब की अलमारी की ओर धकेल दिया, जिससे किताब की अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है। विलियम तुरंत पुलिस को कॉल करता और कहता है, कोई मेरे घर में घुस आया है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। रिचर्ड गुस्से में चिल्लाया, नुकसान नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है और इसी दौरान रिचर्ड के हाथ में एक चाकू लग गया, जिससे वो विलियम को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद रिचर्ड केरोसिन तेल पूरे घर में छिड़क कर आग लगा देता है। आयरिस सोचती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तब वो फैसला करती है कि वो रिचर्ड से मदद लेगी और बाद में उससे बचने का तरीका ढूंढेगी। फिर वो पर्दे को हिलाने लगती है। पर्दे को हिलता देख रिचर्ड वापस आता है और आयरिस को विलियम की मिनी ट्रक में बैठाता है और दोनों विलियम के ट्रक से निकल जाते हैं। रास्ते पर रिचर्ड आयरिस को पिंच करके पता करता है, कहीं उसके द्वारा दिए गए ड्रग का असर कम तो नहीं हो रहा। फिर तभी रिचर्ड के फोन पर उसकी पत्नी लीजी का फोन आता है। वो कहती है, ओलिविया और मैं तुम्हारे पास आ रहे हैं। रिचर्ड कहता है, ये हॉलीडे उसके अकेले की थी, पर पत्नी उसकी एक बात भी नहीं सुनती। वो कहती है वो दोनों आज 10 बजे तक आ रहे हैं। ये बातें सुनकर आयरिस को पता चलता है कि रिचर्ड अब शादीशुदा है। खैर रिचर्ड गाड़ी को पेट्रोल पंप पर रोकता है और शॉप के अंदर पेट्रोल के पैसे देने चला जाता है, क्योंकि पंप पर लिखा था कि कार्ड रीडर खराब है। इसी दौरान एक बच्चा आयरिस की गाड़ी के सामने आकर रुकता है और आयरिस को घूरने लगता है। तभी उसकी मां आकर उसे ले जाती है, लेकिन जाते जाते वो महिला भी आयरिस को बड़ी हैरानी से देखी जा रही होती है। कुछ ही देर में रिचर्ड वापस आता है, गाड़ी में पेट्रोल डालता है और वहां से निकल पड़ता है। वो गाड़ी को उस जगह पर ले जाता है जहां उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। रिचर्ड मिनी ट्रक से टॉइंग हुक निकालता है और अपने कार में हुक लगाने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और मिनी ट्रक को देखने लगता है। रिचर्ड आवाज सुनकर कार के नीचे से बाहर आता है। ऑफिसर रिचर्ड से कह रहा है, इस मिनी ट्रक के लिए किसी ने कॉल किया था, शायद किसी को मदद चाहिए। रिचर्ड कहता है, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऑफिसर कहता है, नहीं, और फिर कहता है, चलो मैं आपकी पैसेंजर से पूछता हूँ। रिचर्ड कहता है, वो मेरी पत्नी है और उसने दारू पी रखी है। ऑफिसर रिचर्ड की कार को देखता है और कहता है, यहाँ हुआ गया था। रिचर्ड उससे बताता है, सुबह सुबह उसकी पत्नी ने ड्रिंक किया और ड्राइव के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं अपने फ्रेंड का ट्रक लेकर यहाँ पहुंचा। तब पुलिस ऑफिसर उससे कह रहा है, हमें जो कॉल आई थी उसके हिसाब से आप और आपकी पत्नी पेट्रोल पंप पर थे। यह सुनकर रिचर्ड फिर से कोई झूठी बातें बनाने लगता है, पर अब ऑफिसर को शक होने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिसर आयरिस के पास जाता है। आयरिस उसे सामने रखे कपड़े की ओर इशारा करती है। ऑफिसर जैसे ही कपड़ा हटाता है, उसे इंजेक्शन और जीप वायर दिखाई देती है और तब ऑफिसर गन निकालने जाता है, पर तभी रिचर्ड टोइंग हुक से उसका सर फोड़ देता है, जिससे ऑफिसर वहीं मारा जाता है। फिर रिचर्ड ने ऑफिसर की बॉडी को उसकी गाड़ी में डाला और गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। ड्रग्स का असर कम होने से आयरिस अब थोड़ा बोलने लगी थी। उसने रिचर्ड से कहा कि अस्पताल में 2 महीने बिताने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम ऐसा बन गए। रिचर्ड ने कहा, नहीं, बल्कि मुझे होश आ गया। पूरी जिंदगी जैसे मैं गुमसुम सा जी रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब मैंने क्लोई को उसकी आखिरी सांस लेते देखा, तब जाकर मैंने खुद को पाया। उन दिनों जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर था, बार बार वही पल जीता रहा
मैं सोचता रहा क्या मैंने वाकई भगवान को महसूस किया, और फिर समझ आया भगवान में ही था, और इस एहसास के लिए मैंने उसे थैंक यू कहा। आइरिस को अब समझ में आ गया था कि रिचर्ड वही पल बार बार जीने के लिए लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन इससे पहले वो लड़कियों के साथ कुछ समय बिताता है। आइरिस रिचर्ड को इमोशनली रूप से समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सब छोड़ दे और अपनी फैमिली के साथ रहे, वरना पुलिस आज नहीं तो कल उसे पकड़ लेगी, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, उसे छोड़ दे। लेकिन रिचर्ड उसकी बातों से पिघलने के बजाय और गुस्सा हो जाता है। परेशान होकर वो उसे केबिन के बजाय झील पर ले जाता है, जहां वो जल्द से जल्द उसे खत्म करना चाहता है। रिचर्ड आइरिस के दोनों हाथ तार से बांध देता है और उसे नाव पर बिठा देता है। खुद भी नाव में बैठ जाता है और नाव को झील के बीचों बीच ले जाता है ताकि वो वहां से आइरिस को झील में फेंक सके। आइरिस देखती है कि रिचर्ड ने अपने पीठ के पीछे चाकू और बंदूक छुपा रखा है। तभी आइरिस के दिमाग में एक योजना आती है। वो भावुक होकर कहती है, प्लीज मेरे जेब से मेरे बेटे मेटियो की नाव निकाल दो। जैसे ही रिचर्ड नाव निकालने के लिए आइरिस के करीब आता है, आइरिस तेजी से चाकू लेती है और उसे गले पर मार देती है। इस पल हमें समझ आता है आइरिस के शरीर पर ड्रग का असर अब कम हो चुका है। घायल रिचर्ड तुरंत अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस नाव को जोर जोर से हिलाने लगती है और झटकों की वजह से रिचर्ड की बंदूक छूटकर नाव पर गिर जाती है और खुद रिचर्ड झील में। आइरिस तुरंत बंदूक उठाती है और देखती है रिचर्ड नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आइरिस उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देती है, जिससे 2 गोलियां रिचर्ड को लगती है और वो दोबारा पानी में गिर जाता है। अब नाव के अंदर भी पानी आने लगा था क्योंकि कुछ गोली नाव में लगी थी। नाव के साथ आइरिस भी डूबने लगती है और थोड़ी ही देर में झील पूरी शांत हो जाती है। कुछ देर बाद हम आइरिस को झील से बाहर निकलते देखते हैं। किनारे पहुंचकर वो देखती है रिचर्ड भी किसी तरह दूसरे किनारे तक पहुंच गया था, लेकिन रिचर्ड बुरी तरह घायल था और उसकी हालत नाजुक थी। आइरिस धीरे धीरे उसके पास जाती है, उसे देखती है और धीमी आवाज में थैंक यू कहती है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और इसी के साथ कहानी की एंड होती है।